नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल ने इस वक्त आलमी सियासत के ऐवानों को हिला कर रख दिया है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन पर जमी हुई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की वफात और उनके जनाजे पर उमड़ने वाले सोगवारों के तारीखी रश ने जहां पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी हैरत ना छुपा सके। लेकिन इस बदलती सूरत हाल के बीच तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पर्दे के पीछे एक ऐसा पेचीदा सफारती खेल शुरू हो चुका है जिसका मरकज पाकिस्तान है। इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त की सूरत में सामने आने वाले 14 निकाती फ्रेमवर्क ने दुनिया को एक आर्जी सुकून का सांस लेने का मौका दिया है। स्विट्जरलैंड में 21 जून को तय पाने वाले इस मुआहदे के तहत 60 दिनों के लिए फौजी कार्रवाइयां तो रोक दी गई हैं। इस पूरे आलमी बहरान में पाकिस्तान एक इंतहाई संजीदा और बड़े खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है, जिसने दोनों फरीकैन को एक बेस पर बिठाया। अरब मीडिया के मुताबिक अब सबकी नजरें 11 जुलाई पर हैं, जब इस्लामाबाद में तकनीकी मुज़ाकरात का अगला बड़ा दौर होने जा रहा है। इस अहम बैठक में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे और लबनान में जंगबंदी जैसे बड़े और अधूरे मामलों पर हतमी फैसले की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है। इजराइल इस मुआहदे की शदीद मुखालफत कर रहा है और उसकी तरफ से आने वाले सख्त पैगाम बता रहे हैं कि तनाव अभी कम नहीं हुआ। आज एक और अहम पेशरफ्त हुई जिसमें हमास ने तकरीबन 20 साल बाद गजा में अपनी हुकूमती इंतजामिया तहलील कर दी है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की ये सफारती कोशिशें मशरिक़ वस्ता को मुस्तकिल अमन की तरफ ले जा पाएंगी या फिर ये सिर्फ चंद दिनों की आर्जी खामोशी है। और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो क्या सदर ट्रंप के बकौल अमरीका एक बार फिर काम मुकम्मल करने के लिए फौजी ऑप्शंस का रास्ता अपनाएगा? सफारतकारी की इस बिसात पर अब अगला कदम क्या होगा? नाज़रीन, मज़ीद सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट अनस मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं ईरान से। डोनाल्ड ट्रंप का ये कमेंट और इसके साथ साथ ये मुज़ाकराती अमल किस तरफ जा रहा है, उन्हीं से बात करेंगे। अनस, सबसे पहले तो बताइएगा, आपने ये जो आखिरी रसूमात थी आयतुल्लाह खamenei की, इसे आपने अटेंड किया। सबसे पहले तो ज़रा मुझे इसका एक रैपअप दीजिएगा, उसके बाद मैं मज़ीद सवालात करता हूँ। क्या मनाजिर आपने देखे, लोगों के जज्बात कैसे थे, इस पर ज़रा बात कीजिएगा सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, मैं गुज़िश्ता 4 रोज़ से तेहरान में मौजूद हूँ और 4 रोज़ से ये जो आखिरी रसूमात का सिलसिला है, जुम्मे से ये शुरू हुआ। पहले फॉरेन डिग्निटरीज़ आए, उसके बाद हफ्ते को मुसल्ला इमाम खुमैनी जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मॉस्क है, वहाँ पर इनका दस्तखाकी रखा गया, पब्लिक के लिए खोला गया। और फिर इतवार की सुबह एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। तिल धरने की जगह नहीं थी और बहुत बड़ा इज्तिमा था, इतना बड़ा कि तकरीबन 7 लाख लोग जो हैं वो बताया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ मेट्रो के जरिए, जो तेहरान की मेट्रो सिस्टम है उसके जरिए सफर किया। मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए थे, तकरीबन 100 के करीब ममालिक से लोगों को इनवाइट किया गया था, डेलीगेशंस को इनवाइट किया गया था। 70 के करीब ममालिक से लोग आए। सैयद अब्बास अरागची ने उनका शुक्रिया अदा किया ओवरऑल। और आज जो आखिरी जिसे कहते हैं अलविदाई फ्यूनरल प्रोसेशन था, अलविदाई जुलूस था, और वो 19 किलोमीटर का उसका रूट था। जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे अक़ब में आज़ादी स्क्वायर है और जो जहाँ से बॉडी आई थी वो इमाम खुमैनी के मुसल्ले से वो तकरीबन 19 किलोमीटर के रूट था। और 19 किलोमीटर में बिल्कुल जहाँ जिस हद तक चाहते नजर आपको सिर्फ सर ही सर नजर आते थे और लोगों में गुस्सा वो सबसे ज्यादा नजर आता था। किसी एक शख्स का बिछड़ने का ऐसा एहसास जो था वो हमें नजर आ रहा था। कल जब नमाज़ जनाजा हो रही थी तो ना सिर्फ लोग बल्कि जो लोकल जर्नलिस्ट थे, ईरानी जर्नलिस्ट जो हमारे साथ मीडिया सेंटर बनाया गया था एक एलिवेशन के ऊपर थे, वो वहां पर जो जर्नलिस्ट मौजूद थे वो भी आंसुओं से फूट फूट के रो रहे थे कि एज इफ कि उनका अपना कोई बिछड़ा गया है, उनसे छीन लिया गया है। तेहरान की तकरीबन 9 करोड़ की ईरान की तकरीबन 9 करोड़ की आबादी है, 90 मिलियन की आबादी है। और उस 9 करोड़ की आबादी में का जो 60% है, उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को ही अपना आयतुल्लाह देखा था। गोया 36 साल जो उनका रूल रहा, उन्होंने ये 60% आबादी के साथ का उनसे इख्तिलाफ भी अगर रहता था तो उन्हीं से रहा, उन्हीं की पॉलिसी से रहा, सुना, फॉलो किया, नहीं किया वो आयतुल्लाह अली खामनेई को ही किया, जो कि ईरान के तीसरे सदर भी रह चुके थे 2 साल के लिए और फिर 36 साल तक वो सुप्रीम लीडर के तौर पर थे। तो ओवरऑल एक मिक्स बैग था, लेकिन जो बड़ा मैसेज यहाँ से निकला वो सेंस ऑफ यूनिटी का था। जो इंटरनेशनल मैसेजिंग थी कि जिस तरह से वेस्टर्न इंटेलिजेंस असेसमेंट थी या जो रिपोर्ट्स आ रही थी यूएस मीडिया के अंदर या इजरायली मीडिया के अंदर कि बस आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों रिजीम गिर जाएगी, वो आंसर वो जो एलिमेंट था वो इस फ्यूनरल के जरिए मल्टी डे इवेंट जो है ये 6 दिन 7 दिन तक चलेगा, लेकिन इस फ्यूनरल के जरिए वो जो इंप्रेशन था उसको खत्म कर दिया गया है। जी
अनस, इस सारे मामले के अंदर मैं आई वांट यू टू गिव मी अ वर्ड ऑन द डेलीगेशंस के पाकिस्तान से तो जाहिर बात है एक बहुत हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है वो गया इन रसूमात को उसने अटेंड किया, जिसमें फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सिंध, बिलावल भुट्टो, ये सब इसके अंदर शामिल थे। मतलब ये सिग्निफाई करता था कि पाकिस्तान जो है वो कितनी हाई वैल्यू देता है अपनी इस प्रेजेंस को। लेकिन अगर मैं एक कमेंट लेना चाहूँ आपसे, दीगर ममालिक के जो डेलीगेशंस आए, चाहे वो भारत से हो, सऊदी अरब से हो, अफगानिस्तान से हो या इस तरह दीगर ममालिक से हो, उसको किस तरह एनालाइज करेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 के करीब जो है वो गैर मुल्की वफूद को दावत दी गई थी 100 के करीब ममालिक से। 70 के करीब ये डेलीगेशंस है, जिसमें 12 के करीब जो डेलीगेशंस थे वो सरबरान हुकूमत या सरबरान मुमलिकत की सतह के ऊपर थे, जिसमें ताजिकिस्तान के सदर भी आए, जॉर्जिया के सदर भी आए। जो सबसे ज्यादा हाई पावर डेलीगेशन था वो पाकिस्तान का था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर डेलीगेशंस थे। पाकिस्तान की जो से पर्टिकुलर डेलीगेशन था उसको लेके काफी ज्यादा उसकी पजीराई की गई कि इन अनसर्टेन टाइम्स के अंदर, एट ए टाइम जबकि ईरानी साइड ने इस बात को एलेज किया कि अमरीकी साइड ने एक मेमो भेजा था अपनी एम्बेसीज के थ्रू तमाम तर कैपिटल्स को कि ईरान के में जो होने वाली रसूमात है उसमें शिरकत ना की जाए। उसके बावजूद भी सैयद अब्बास अरागची ने 70 के करीब कंफर्म किया कि 70 के करीब इंटरनेशनल डेलीगेशन आए थे। तो ईरान के लिए बज़ाहिर एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि एक इल्यूजन क्रिएट जो जिस तरह से किया जा रहा था कि शायद वो आइसोलेट हो गए हैं, शायद वो उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं है, बल्कि आउटर वर्ल्ड के लिए डिप्लोमेटिक मैसेजिंग भी ईरान की ये की जा रही है, जो कि इनकी गवर्नमेंट के लिए भी, जो मसूद पेज़ेश्कियान लेड गवर्नमेंट है, जब आज से 2 साल पहले, आज 6 जुलाई है, आज ही के दिन 2024 में मसूद पेज़ेश्कियान का इलेक्शन कंफर्म हुआ था। सेकेंड राउंड आज खत्म हुआ था। इस वक्त के जो अभी आईआरजीसी के सरबराह हैं अहमद वहीदी, उस वक्त ये इंटीरियर मिनिस्टर थे, इन्होंने ही मसूद पेज़ेश्कियान के इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया था। तो 2 साल के अंदर जो पंच लाइन थी उनके इलेक्शन में, वो गुड नेबरली रिलेशंस थे एंड गुड रिलेशंस विद एवरीवन थी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जिसे कहते हैं न्यू नॉर्मल था। तो ये एक बहुत जिसे कहते हैं ना एक शॉट इन द आई, एक बहुत बड़ा बूस्ट है, वो ईरान को डेफिनेटली हमें मिलता हुआ नजर आता है। जी। और अनस, ये जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी डेलीगेशन का जो एक फॉर्मेशन थी उसको पजीराई मिली है इस सारी चीज़ को, लेकिन अगर हम एक रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करें पाकिस्तान और ईरान के हवाले से, एक नई डायमेंशन शॉर्ट टर्म के अंदर एटलीस्ट या मिड टर्म के अंदर आपको नजर आ रही है? क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तानी अवाम हमसे तो कम से कम यहाँ पे बार बार ये क्वेश्चंस किए जाते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा सेंट्रल रोल अदा किया मीडिएशन के हवाले से, लेकिन कॉन्टैक्ट्स के हवाले से विज़ चाहे वो कॉमर्स की बात हो, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक तब्दीली आएगी कम से कम शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में? सिर्फ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी हमें एक पॉलिसी शिफ्ट जो है वो ईरान का हमें नजर आ रहा है। बड़ा क्लियर कट हमें पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है। और ये कहना कि कॉमर्स या पेट्रोलियम या दूसरे एरियाज के अंदर कॉपरेशन हमें शायद अगले 2-4 दिन में तो खैर नहीं, लेकिन जब तक ये नेगोशिएशन प्रोसेस कंक्लूड होता है तो शायद हमें ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जो आईपी गैस पाइपलाइन जिसको पाकिस्तान के एंड पे कंप्लीट करना है, उसके हवाले से कोई पेशरफ या फिर कोई नए पेट्रोकेमिकल वेंचर्स हैं उसके हवाले से पेशरफ के ऊपर जरूर हम होते हुए देखते हैं। और ईरानी साइड भी उसको उस पर इतनी ही कीन है, वो कॉग्निजेंट है पाकिस्तान के रोल को लेके। बल्कि यहाँ पर जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनका ये खुद कहना है, बरमला उनका ये इजहार करना है कि जो आज ये हो रहा है ये मल्टी डे इवेंट है, अगर पाकिस्तानी मीडिएशन नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं होता। 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खामनेई की असैसिनेशन की गई, उनको शहीद किया गया। 28 फरवरी से 3 जुलाई तक, 3 जुलाई को ये आखिरी रसूमात का जो वीक है, मल्टी डे इवेंट है, वो शुरू हुआ। तो इन बिटवीन जितना भी जोर लगाया गया सीज फायर के लिए, बातचीत के लिए, मामले के हल के लिए, उसकी इनिशिएशन प्रिंसिपल मीडिएटर पाकिस्तान ही रहा है। और पाकिस्तान के रोल को लेके ना सिर्फ ईरानी गवर्नमेंट, बल्कि आप अगर मेट्रो पे सफर करें, आमतौर पे अगर आप सड़कों पे सफर करें, तो अगर आप उनको इंट्रोड्यूस, उनसे आप जब आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से, आप बताते हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, तो उनके लिए 2 नाम कोई अजनबी नाम नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम उनके लिए कोई अजनबी नाम नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम उनके लिए कोई अजनबी नाम नहीं है। उनको उतना ही रटा हुआ है जैसे कि पाकिस्तान में बैठे हुए किसी आम शहरी को अपनी आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के बारे में जानता है। और एक इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज
क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्लेजर, सेंस ऑफ प्राइड एज वेल, कि आपके मुल्क को लेके इस तरह से बात की जा रही है कि दुनिया में इतने ममालिक थे और किसी ने मीडिएशन के लिए बात करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान ने ये कोशिश की और फिर पाकिस्तान की बदौलत ही, उन्हीं एफर्ट्स की बदौलत आज हम जो सीन्स देख रहे हैं ईरान में, वो उसी की वजह से पॉसिबल है। जी अनस, मैंने और आपने स्विट्जरलैंड के अंदर जो मुज़ाकराती अमल था, जो समिट हुआ, उसको हमने दोनों ने मिलकर हमने कवर किया। वहाँ से लेके मामला जो है वो दोहा की तरफ जाता है और अब बात हो रही है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो दोबारा ये टॉक्स हो सकती हैं। ये बताइए कि अगर हम स्विट्जरलैंड से चलना शुरू करते हैं तो आपके ख्याल में चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं, वहीं पे स्टैंड स्टिल है, या एक्चुअली एक स्टेप पीछे चली गई हैं मुज़ाकराती अमल के हवाले से? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, इट डिपेंड्स कि आप इसको किस तरह इवैल्यूएट करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, उनमें मूवमेंट आई है, लेकिन एट द सेम टाइम लचक दिखाने की दोनों तरफ को ज़रूरत है। जो बर्गनस्टॉक इस्लामाबाद में गोया इस्लामाबाद में बातचीत का सिलसिला हुआ था 11 अप्रैल को, उसके 70 रोज़ बाद 21 तारीख को, 21 जून को जो है वो बर्गनस्टॉक में बातचीत का सिलसिला हुआ और फिर 29 तारीख को 29 तारीख को इनफैक्ट जो है वो बातचीत का सिलसिला हुआ दोहा में। बर्गनस्टॉक इस्लामाबाद की जो बातचीत थी वो बराह रास्त बातचीत थी। दोहा में जो बातचीत का सिलसिला हुआ वो इनडायरेक्ट बातचीत का सिलसिला था। तो इसका मतलब ये कि जो आयरन आउट है चीज़ों को, वो अभी तक नहीं हो सकी और इसीलिए मामला अब इसी तरह ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ शायद मूव करे, कि जहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि इस्लामाबाद के पास वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है और वो गुडविल है दोनों साइडों पर, कि वो किसी की साइड लिए बगैर एक मुखलिस सालिस के तौर के पर, एक मुखलिस सालिस होने के नाते ये इस पूरे मामले को आगे लेके चलेगा बगैर किसी कंट्री का नाम लिए। मैं और आप बर्गनस्टॉक में मौजूद थे और हमने देखा कि किस तरह बातचीत का सिलसिला जो है अगर रुक रहा था तो जो गलत रिपोर्टिंग जिस तरह से की जा रही थी वेस्टर्न मीडिया से और दूसरे मीडिया के अनासिर से, उसको लेके उस तनाजुर में अब इसको अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तानी प्रोसेस से जो इस्लामाबाद में हुआ था, वो सबसे तवील होने वाली बातचीत का हिस्सा था। 21 घंटे तक वो मुज़ाकरात चले थे। तो अब भी ये जो हमें सेंस मिल रहा है कि बातचीत का सिलसिला तकनीकी सतह के ऊपर भी इस्लामाबाद आइंदा आने वाले हफ्तों के अंदर वापस आ सकता है। जी बहुत शुक्रिया अनस मलिक आपका, तजज़ियाकार। और अनस मलिक तेहरान से हमारे साथ मौजूद थे। ईरान अमेरिका के मामलात अब कहाँ तक पहुँचे हैं, इस्लामाबाद का नाम एक दफ़ा फिर लिया जा रहा है कि मुज़ाकराती अमल जो है वहाँ तक पहुँच सकता है। साथ ही साथ जहाँ पे नए फैसलों की बात हो रही है, नई राहों की बात हो रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुराने रास्ते को एक दफ़ा फिर जो है वो चुना है और बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान एक दफ़ा फिर बना दिया गया है। क्या ये फैसला सही है, फैसला गलत है? डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा।